हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राघव शर्मा और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो ये पहला लेक्चर है, तो इसमें हम इंडिया के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी नॉलेज लेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी लोकेशन से। तो इंडिया आप देखेंगे जैसा कि ये वर्ल्ड मैप में इंडिया आपको जो मिलेगा टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलने वाला है इंडिया आपको। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। एशिया जैसा कि आपको पता है ये यूराल माउंटेन के ईस्ट में, ये कैस्पियन सी के नीचे, ये अरेबियन पेनिनसुला, पूरा पार्ट एशिया आता है। तो एशियन कंट्री है इंडिया। और टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बात करूं तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, और यू कैन से इंडिया इज़ अ साउथ एशियन कंट्री। तो ये रही एशिया का मैप। ठीक है, देखेंगे एशिया के मैप में मोटे तौर पे हिमालय के साउथ वाला रीजन, इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हिमालय के साउथ वाले रीजन में तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये इस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम पूरे प्रिसाइसली इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको जो है मिलता है देखने को, आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि मोटे तौर पे इंडिया जो है काफ़ी बड़ा एक जोग्राफिकल एरिया है ये इंडिया। आप अगर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का ये डिस्टेंस यहाँ पर है, और उतना ही लगभग 30 डिग्री का डिस्टेंस यहाँ पे है ना। तो ये एक्चुअली 8 डिग्री 4 मिनट और ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये पूरी डिस्टेंस निकल के आती है नॉर्थ टू साउथ। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के आती है। वेस्ट की मैं अगर बात करूं तो ये है मेरा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक ये डिस्टेंस निकल के आती है। 2933 किलोमीटर। ठीक, आप देख पा रहे हो कि इंडिया बहुत एक सफिशिएंटली बड़ी कंट्री है। इसकी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड्स की मैं बात करूं तो इसमें लगभग 30 डिग्री का फ़र्क आपको देखने को मिलता है ना। 30 डिग्री मतलब आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 15 डिग्री पे 1 घंटे का टाइम इंटरवल आ जाता है, और 30 डिग्री पे टोटल 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जगहों पे। कहने का मतलब जो आपका ईस्टर्न मार्जिन है वो इंडिया की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न मार्जिन से 2 घंटे आगे रहता है हमेशा। यानी कि अगर यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं तो इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे होंगे। ठीक, आप देख सकते हैं इंडिया में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही ये जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। आपको पता है कि इक्वेटर के पास में दिन और रात की लंबाई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। साल भर जो है दिन की लंबाई, भले ही सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, लगभग एक जैसी रहती है। तो आप देखेंगे ये जो अपना सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट 0 डिग्री के बहुत पास में है। तो इससे क्या होता है कि जो सदर्न टिप है इंडिया का, यहाँ पे दिन और रात के समय में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये लद्दाख चला जाऊँ, तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मियों में जो दिन का समय है और वही दिन का समय अगर सर्दियों में बात करूँ तो टोटल 4 घंटे का फ़र्क आ जाता है। सीजनल जो वेरिएशन होता है, इस वजह से दिन और रात के समय में लगभग 4 घंटे का डिफरेंस मुझे देखने को मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो भी इसके जो है एक तरीके से लाइफस्टाइल पे बहुत डिफरेंस, बहुत फ़र्क डाल रहा है। ठीक,
अब मैं इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करूं तो जो नॉर्दर्न टिप है हमारा, इसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर पे है, सियाचिन रीजन में, ये आपके उसमें लेह में पड़ता है, ठीक है। तो आप इस नाम से कंफ्यूज मत होना, ये इंदिरा गांधी के ऊपर नाम नहीं रखा गया था, ये 1912 में नाम रखा गया है। और ये कोई मिस्टर ब्लॉक वर्कमैन कुछ करके भाई साहब थे, अंग्रेज थे। इंदिरा जो है गॉडेस लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी देवी का नाम है, तो उस नाम पे जो उन्होंने जो है उस पॉइंट का नाम रखा है। इधर आते हैं, सदर्न टिप की बात करूँ मैं इंडिया के, तो ये आप सभी को पता है, ये है क्या, कन्याकुमारी, या फिर इसको हम क्या और क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, ठीक है। कहाँ पर है केप कोमोरिन? इट इज़ इन तमिलनाडु। वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी की मैं बात करूँ तो ये देखिए, आपको ये अलग अलग बुक्स में किसी में सर क्रीक देखने को मिल सकता है, किसी में गुहार मोती लिखा देखने को मिल सकता है, किसी में सिंपल कच्छ लिखा हुआ है। कच्छ भाई वो एक ज़िला है जो कच्छ रीजन में ही आपको सर क्रीक देखने को मिलता है। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ हैं कहने के लिए। ये देखिए, ये गुजरात, ये रहा, ये आपका कच्छ पेनिनसुला है, ठीक है। इसी का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सर क्रीक, ठीक। तो अगर किसी बुक में सर क्रीक लिखा हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। और इसी के पास में गुहार मोती, तो वो भी वही पॉइंट है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक। तो सर क्रीक लिखा हो, गुहार मोती लिखा हो या कच्छ लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको गुहार मोती लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा फेमस एक टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है? इट इज़ कोटेश्वर टेम्पल, कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक। ईस्टर्न पॉइंट की बात करूँ मैं, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो इंडिया का ये पॉइंट है आपका, क्या नाम था इसका, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका किबीथू, ठीक है। ये एक कोई एक जगह का नाम है, गांव कह सकते हो आप। कहाँ पर है ये? अंजौ डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर कहीं अंजौ लिखा दिख जाता है, नो इशू। किबीथू लिखा दिख जाता है, फिर तो आप लगा ही दोगे ऑब्वियसली आप जो है आंसर। तो किबीथू जो प्लेस एक और इसलिए ये फेमस है, ये आपका लोहित रिवर के राइट बैंक पे है। और ये प्लेस जो है 1962 की लड़ाई में काफ़ी फेमस रहा था। यहाँ पे काफ़ी जो है इंडो चाइना वॉर यहाँ पे लड़ा गया था। तो किबीथू भी एक फेमस प्लेस आप कह सकते हो। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं इंडिया के जोग्राफिकल एक्सटेंट की जो है काफ़ी पर्याप्त एक्सटेंट है। इनफैक्ट हम लोग दुनिया के 7वें प्लेस पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। हमसे पहले कौन 6 कंट्रीज़ हैं, उसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। रशिया, देखिए ट्रिक है, रुक, चाइना, अब, आ, भारत। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। ये 7th प्लेस पे आएगा इंडिया। रूस से रशिया, का से कनाडा, और चाइना ऑब्वियसली इटसेल्फ चाइना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आ से यूएसए यानी अमेरिका। बेसिकली अमेरिका शब्द जो है एक फिजिकल उसको दर्शाता है, ये यूएसए है इसका टेक्निकल नाम। ब से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया। हमारा इंडिया आ रहा है 7वें प्लेस पे, ठीक। आई होप कि आपको याद रहेगा। देखिए पार्टीशन से पहले हमारा एरिया था लगभग पार्टीशन से पहले अगर मैं बात करूं, यानी कि 1947 से पहले की बात करूं, तब हमारा एरिया था 42,27,378 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। इसमें से हमने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया कितना, लगभग 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर। हमने बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिया कितना, लगभग 1,44,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो अब अगर मैं बात करूं 1947 से बाद अब हमारे पास कितना एरिया बचा हुआ है, तो देन दिस कम्स आउट टू बी
देन दिस कम्स आउट टू बी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भी ये एरिया कम नहीं है। इस एरिया के साथ हम लोग जो है दुनिया के 7वीं सबसे बड़ी कंट्री हैं, और मैं अगर पूरे ग्लोबल उसके एरिया का परसेंटेज की बात करूँ तो हम लोग जो है पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड लैंड मास का 2.4% है। ठीक, और आपको पता है लेकिन पॉपुलेशन की बारी आती है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडिया को जो है आप देखेंगे, इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको डेजर्ट्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं। एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन मिल जाते हैं, यहाँ पे सूखी मरुस्थल भूमि मिल जाती है। यहाँ पे आपको जैसे पोल्स में आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं, सेम वैसे ग्लेशियर्स आपको जो हिमालयन रीजन में मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे प्लेन एरिया भी मिल जाता है। तो डाइवर्सिटी की एज सच इंडिया में कोई कमी नहीं है। यू नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट और द टाइप ऑफ टोपोलॉजी, और वो इंडिया में आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा वास्ट एरिया होने के साथ साथ, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ साथ इंडिया में, इंडिया के अंदर कॉन्टिनेंट बनने के सारे गुण हैं। बट ऑब्वियसली आप इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते हो बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी बिगर कॉन्टिनेंट। तो हम इसको जो है इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। ठीक, बेसिकली इस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है। बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये ब्रिटिशर्स लेगेसी है, किसी एरिया को जो है सब कॉन्टिनेंट बोल देना, ये डिवाइड एंड रूल को प्रोपोगेट करने की पॉलिसी है। इससे क्या होता है कि हम सब कॉन्टिनेंट बोलते से ही उस रीजन को पूरे कॉन्टिनेंट से अलग कर देते हैं। ठीक है, कई मायने में ठीक भी है। तो इसलिए काफ़ी स्कॉलर्स जो है इसको साउथ एशियन नेशन बोलना पसंद करते हैं, इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलना पसंद नहीं करते हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें शब्दों में अगर फंस के हम लोग जो है दूसरों से अलग हो जाते हैं तो ये हमारी गलती होगी। ठीक है, किसी सब कॉन्टिनेंट बोल देने से अगर हम लोग जो है और ग्लोब से कट जाएं तो इसमें उस शब्द की गलती नहीं, गलती हमारी है कि मैच्योरिटी लेवल की हम जो है उस प्रोपोगेंडा के हिस्सा बन गए। तो मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो शब्द जितना बुरा नहीं लगता है, इट्स ओके। अगला मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप देखेंगे मैंने अभी बताया था इंडिया का ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, लगभग 30 डिग्री का फ़र्क है। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लगभग इंडिया के बीच से होके निकल रहा है। यानी 15 डिग्री इसके ऊपर है इंडिया और 15 डिग्री नीचे है। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया के बारे में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच, लगभग बीच में से होकर निकलता है। इसमें एक चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो इंडिया है, जो एरिया है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के एरिया से डबल है। यानी कि ये 33% एरिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 66% एरिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी भी है आपके लिए। तो यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होता है बहुत से स्टूडेंट्स के मन में, और आई गेस यूपीएससी भी पूछ चुका है कि देखिए आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं, टेम्परेट रीजन किसे कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक का रीजन जो है वो ट्रॉपिकल होता है और इसके ऊपर का टेम्परेट होता है। तो जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितना एरिया है इंडिया का वो नीचे वाले के डबल है। तो यानी कि इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा 66% इसका जोग्राफिकल एरिया टेम्परेट रीजन में आता है, केवल 33% ट्रॉपिकल रीजन में आता है। फिर भी इंडिया के क्लाइमेट की अगर बात की जाती है तो उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों कह देते हैं? इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों कहा जाता है? ये एक सोचने वाली बात है। इसका आंसर आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके आंसर मैं देता हूं अभी। देखिए इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा रीज़न है आपका कल्चरल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली हिमालय आ जाता है अपना रोल प्ले करने के लिए। देखिए वो क्या करता है, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है हिमालय। यस, टेम्परेट जो एरिया है इंडिया का
इट इज़ ट्वाइस देन द ट्रॉपिकल। लेकिन देखिए हिमालय की वजह से क्या इसमें जो है चेंजेस आते हैं। देखिए हिमालय करता क्या है, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है। तो जो टेम्परेट रीजन से जो कोल्ड एयर मास है, जो ठंडी हवाएं हैं, उनको यहाँ पे अपने अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में आने से रोकता है। इस वजह से ये जो अपना एरिया है ये उतना ठंडा नहीं हो पाता है जितना नॉर्मली आप और कोई टेम्परेट रीजन को देखते हो। आप गौर से देखना वर्ल्ड एटलस पे यहीं पे जो है इस लोकेशन पे आपको अमेरिका मिलेगा जहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है। बट यहीं पे अपना दिल्ली, अपना मेरा ग्वालियर और बहुत सारे जो रीज़न है यहाँ पे जो है लोग पसीना बहाते रहते हैं गर्मी के मारे। तो ये क्या करता है, मेन पहला काम क्या किया इसने, जो ठंडी टेम्परेट विंड्स हैं उसको रोक दिया। दूसरा ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रॉपिकल मानसून है उसको गाइड कर रहा है कि वो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन से होता हुआ निकले। तो इस तरह से ट्रॉपिकल मानसून इसमें जो है एक तरीके से डोमिनेंट है। किसकी वजह से, हिमालय की वजह से। तो हिमालय ने क्या किया है, भले ही ये टेम्परेट रीजन में आता है इंडिया का इतना हिस्सा, इसको जो है अच्छे तरीके से इसको सेपरेट कर रखा है रेस्ट ऑफ द एशिया से। इस वजह से ये पूरा यहाँ का क्लाइमेट जो है मोर और लेस ट्रॉपिकल ही है, भले ही टेम्परेट रीजन में आता हो। और मैं को एक बात बताऊँ, सर्दियों में भले ही इसका टेम्परेचर जो है, नॉर्दर्न हिस्से का टेम्परेचर रात के समय माइनस में चला जाता हो, कुछ पंजाब या राजस्थान रीजन का एरिया, लेकिन मैं अगर सर्दियों में भी बात करूं दिन के समय की, एकदम क्लियर स्काई होता है, साफ आकाश रहता है, सीधी धूप पड़ती है इस नॉर्दर्न प्लेन्स पे, और जो टेम्परेचर है दिन का वो इजीली 27 से ऊपर निकल जाता है, इजीली, है ना। तो लगभग ट्रॉपिकल जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, ये हिमालय की वजह से पॉसिबल हो पाया। उसने जो है ठंडी विंड्स को नहीं आने दिया। सपोज़ अगर हिमालय नहीं होता तो सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को पूरा जो है ढक देती, और हम लोग भी जो है उतना एक्सट्रीम चिल्ड कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न था अपना कल्चरल जोग्राफी। तो ऑब्वियसली इंडिया खुद नेचर के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी सेपरेटेड है। तो यहाँ पे पूरे देश की बात की है तो यहाँ के कल्चरल जो है एक यूनिटी जैसी देखने को मिल सकती है। कल्चरल जो हम लोग की प्रैक्टिसेस हैं वो और किसी टेम्परेट कंट्रीज से बहुत अलग हैं। ठीक है, अब लास्ट मैं इसके बॉर्डर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए इंडिया के बॉर्डर्स की अगर बात करूं तो आप देखेंगे इंडिया के पास दोनों टाइप की बॉर्डर हैं, लैंड बॉर्डर और वाटर बॉर्डर, दोनों टाइप की हैं। तो मैं अगर लैंड बॉर्डर की बात करूं तो इसकी लंबाई है 15,000, कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हैं। सबसे लंबी बॉर्डर हमारी बनती है बांग्लादेश के साथ। ये लगभग है इसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर्स बांग्लादेश के साथ बनती है। आप देखेंगे कौन कौन से राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, असम, ये असम का बॉर्डर इतना सा, ये असम है इसका बॉर्डर, मेघालय एंड त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर आती है चाइना के साथ। बेसिकली हमारी चाइना के साथ तो कोई बॉर्डर थी ही नहीं, हमारी बॉर्डर थी तिब्बत के साथ, बट तिब्बत को ओवरटेक कर लिया चाइना ने, और हम लोगों ने गलती की, या यूँ कहो मजबूरी थी, हमने चाइना की सोवरेनिटी को, चाइना के आधिपत्य को तिब्बत के ऊपर जो है अपनी मंजूरी दे दी। तो टेक्निकली हम लोग जो है अब चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं, जो तिब्बत है वही चाइना है। तो इसलिए आप देखेंगे जनरली तिब्बत ब्रैकेट चाइना लिखा होता है। तो देखिए ये बॉर्डर जो बन रही है लगभग कितनी, 3,917, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया की। ठीक, 3,917। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर, इसमें ये लेह भी आना चाहिए अब। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा उत्तराखंड, ये हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक नाम मैं लेना चाहूँगा, मैकमोहन लाइन। ये जनरली क्वेश्चंस आता है ये इसमें एग्ज़ाम्स में। तो बंधु ये है मैकमोहन लाइन जो चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है।
ठीक है, इस पूरी बॉर्डर को नहीं बोलते हैं मैकमोहन लाइन, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक, थर्ड लॉन्गेस्ट की बात करूं मैं तो वो बन रही है हमारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर, थर्ड लॉन्गेस्ट। इसको आप ये देख रहे हैं वेस्टर्न में, ये पूरा पाकिस्तान से हम लोग बॉर्डर बना रहे हैं। कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसको आप बोलते हो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया का पार्टीशन, पाकिस्तान बना था, तो मिस्टर रेड क्लिफ जो थे उनको ही ये काम दिया गया था कि बाउंड्री आप डिसाइड करेंगे, तो इसलिए इस लाइन को पार्टीशन रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रहे कि इसको भी जो है रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो बांग्लादेश के संग इंडिया की बॉर्डर बनाती है, क्योंकि मिस्टर रेड क्लिफ ने इसको भी बॉर्डर बनाया था। बेसिकली तब दो पाकिस्तान बने थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। बाद में हम लोगों ने इसको आज़ाद करवाया ईस्ट पाकिस्तान को, और इसका नाम बन गया बांग्लादेश। बट रेड क्लिफ लाइन तो कही जाएगी नहीं है, क्योंकि ये मिस्टर रेड क्लिफ ने डिसाइड की थी। ठीक है, तो ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं नेपाल के साथ लगभग 1752 किलोमीटर लंबी। ठीक, कौन कौन से जिले आते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगली हमारी सबसे छोटी आ रही है भूटान के साथ, 587 किलोमीटर लंबी है। कौन कौन सा बना रहा है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब मैं यहाँ पे इंडिया के वाटर इसकी बॉर्डर की बात करूँ तो मेन लैंड जो है आपका, मेन लैंड ये जो मेन लैंड है, इसकी ये जो बॉर्डर पूरी है, ये है आपकी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि आइलैंड ना हो। ये रहे आपके, ये अंडमान निकोबार दिख रहे होंगे आई गेस, और ये अपने लक्षद्वीप ये दिख रहा होगा। ठीक है, इनकी अगर कोस्ट लाइन को ऐड कर लें तो डाटा कुछ और बनता है। देखिए, मेन लैंड 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को ऐड कर लेता हूँ तो वो होती है 1417 किलोमीटर। तो टोटल हमारी जो है कोस्टल बॉर्डर बन जाती है 7000, वहाँ जगह है 7517 किलोमीटर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया और इंडियन इवोल्यूशन और जियोलॉजिकल डिवीज़न। काफ़ी अब इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने वाली है, ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।